नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हॉरर स्टोरी। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसमें कि निशा को सिर्फ वहम हो गया कि यदि उसने अपनी आप को कुछ भी किया तो दूसरी औरत को नुकसान जरूर पहुँचेगा। उसके इसी बेवकूफ़ी की वजह से वह अपनी जान गंवा बैठी। तो चलिए हम आपकी कहानी शुरू करते हैं। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और लाइक शेयर कमेंट प्लीज़ ज़रूर करें। आइए कहानी शुरू करते हैं। बहू, तुम्हारा इस घर में हार्दिक स्वागत है। अपने शुभ कदमों से इस घर में प्रवेश करो। वृंदा की सास ने उसका स्वागत करते हुए कहा। वृंदा ने अपने पैर आगे बढ़ा दिए थे। वृंदा को पैर बढ़ाते हुए महसूस हुआ कि मानो कोई उसके पैर पकड़कर कदमों को आगे बढ़ने से रोक रहा है। वृंदा ने इसे अपने मन का वहम मानकर पैर आगे बढ़ा ही दिया। वृंदा अपने पति कार्तिक की दूसरी पत्नी थी। कार्तिक की पहली पत्नी निशा ने आत्महत्या कर ली। लोगों का कहना था कि उसका मानसिक संतुलन सही नहीं था। आत्महत्या अक्सर ऐसे लोगों की अंतिम परिणति होती है। निर्धन माँ बाप की बेटी वृंदा के लिए जब अच्छे कमाते खाते कार्तिक का रिश्ता आया तो वृंदा के माँ बाप ने तुरंत यह रिश्ता स्वीकार कर लिया। वह उन्हें मना कर ही नहीं पाए। बाप वैसे ही बड़े चिंतित रहते थे कि अगर वह गरीब हो तो बेटी के विवाह का प्रश्न उनके जीवन मरण का प्रश्न बन जाता है। वृंदा और कार्तिक का विवाह बड़े साधारण तरीके से संपन्न हुआ था। विवाह में कुछ करीबी रिश्तेदार ही शामिल हुए थे। वृंदा की सास भी वृंदा का गृह प्रवेश करवाकर अगले दिन ही अपने गांव लौट गई थी। वृंदा की देवरानी गर्भवती थी और डिलीवरी कभी भी हो सकती थी। बिना गृहिणी के कार्तिक का घर मकान बन गया था और कार्तिक के 3 वर्षीय बेटे अमन की देखभाल का भी प्रश्न था। अंत जैसे ही वृंदा के माँ बाप ने रिश्ते के लिए हामी भरी, कार्तिक की माँ बाप के बिना वक्त गवाए वृंदा और कार्तिक की शादी करवाने का निर्णय ले लिया। नवविवाहित वृंदा पर विवाह के अगले दिन से ही घर गृहस्थी की पूरी जिम्मेदारी आ गई थी। वृंदा अमन और अपने घर की अच्छे से देखभाल करने की कोशिश कर रही थी। वैसे तो सौतेली माँ को पग पग पर परीक्षाओं से गुजरना होता है। समाज और लोग सौतेली माँ के व्यवहार का विरोध करने में एक पल भी नहीं गंवाते। वृंदा अपनी नई दुनिया में सामंजस्य बिठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब से वह इस घर में आई थी उसके साथ बड़ी अजीब अजीब सी बातें हो रही थी। वृंदा अपने कपड़े अलमारी में तह करके रखती, लेकिन कपड़े कभी वृंदा को डाइनिंग टेबल पर रखे हुए मिलते, कभी सोफे पर मिलते, कभी छत पर मिलते, किचन में कभी सब्जियां गायब हो जाती। एक दिन तो जब वृंदा नहा रही थी तो नल में से पानी की जगह खून आने लगा। वृंदा चिल्लाते हुए बाहर आ गई। बाथरूम के नल में पानी नहीं आ रहा। बदहवास सी वृंदा कार्तिक को बस इतना ही कह पाई, 1 मिनट चेक करके आता हूँ। ऐसा कहकर कार्तिक अंदर चला गया। नल में से तो पानी आ रहा है। कार्तिक अंदर से ही चिल्लाया, अच्छा हुआ तुम्हारे कहते ही मोटर नहीं चलाने गया, नहीं तो पानी बेकार ही बहता और बिजली का बिल बढ़ता 100 अलग। पता नहीं तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है। वृंदा को देखते ही कार्तिक शुरू हो गया था। बाथरूम में सब कुछ सामान्य स्थिति में था। वृंदा कुछ भी बोल नहीं सकी। कितनी ही बार वृंदा को छत पर किसी के चलने की आवाज़ आती। वृंदा बार बार छत पर चेक करके आती, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता था। वृंदा गैस स्टोव बंद करके आती, लेकिन वह दोबारा जल जाता।
एक बार तो वृंदा ने सब्जी तैयार करके गैस स्टोव बंद कर दिया, लेकिन गैस जल जाने के कारण पूरी सब्जी जल गई। वृंदा ने अमन के लंच बॉक्स में अचार और पराठा रख दिया था, लेकिन कार्तिक उस पर बरस पड़ा। गवार हो, कोई काम ठीक से नहीं कर सकती। भिनभिनाता हुआ कार्तिक अपने ऑफिस चला गया। वृंदा दुखी होकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। वृंदा की नज़र तब सामने लगी निशा की तस्वीर पर पड़ी तो वृंदा भय से चीख उठी। निशा की तस्वीर रो रही थी, उसके आंसू खून के थे। वृंदा ने इसे अपने मन का वहम समझा और अपनी गर्दन झटककर दोबारा तस्वीर की तरफ देखी। अब तस्वीर एकदम सही थी। तभी वृंदा की चेयर हिलने लगी। वृंदा डर से कांप गई। वृंदा की चेयर अपने आप की तस्वीर के एकदम सामने पहुंच गई। डर से वृंदा की खिड़की बंद गई और वृंदा के मुंह से चीख भी नहीं निकल पा रही थी। वह उठकर भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन वह चेयर से चिपक गई। कौन है यहाँ? वृंदा ने जैसे तैसे पूछा। वृंदा पसीने पसीने हो गई, उसका दिमाग सुन्न हो गया। तब ही निशा की तस्वीर से रक्त की बूंद टपकने लगी और फर्श पर गिरकर कुछ आकार लेने लग गई। मैंने आत्महत्या नहीं की। फर्श पर रक्त की बूंदें लिखा हुआ। निशा दीदी, आपने आत्महत्या नहीं की। अगर आप निशा दीदी हो तो सामने आओ, वृंदा ने कहा। तस्वीर में हलचल सी होने लगी। तस्वीर देखते ही देखते एक औरत की आकृति में बदल गई। इस मानव आकृति की शक्ल निशा जैसी ही थी। हाँ वृंदा, मैंने आत्महत्या नहीं की, वह आकृति कहने लगी। अभी आकृति हवा में ही थी। फिर आश्चर्यचकित वृंदा ने पूछा, कार्तिक के किसी लड़की से प्रेम संबंध थे? मुझे जैसे ही पता चला मैंने कार्तिक को समझाने की कोशिश की, निशा की आत्मा ने कहा। किससे थे? वृंदा ने पूछा। उस लड़की का अब विवाह हो चुका है। कार्तिक ने उसे भी अंधेरे में रख रखा था। उसका नाम जानने से अब कोई लाभ नहीं, आत्मा ने कहा। समझ गई, लेकिन आपके साथ क्या हुआ था? वृंदा ने कहा। कार्तिक के प्रेम संबंध को लेकर मैं बहुत परेशान थी। उन्हों दिनों घर के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। मैंने दरवाज़ा खोला तो एक साधु थे। वह साधु भिक्षा मांग रहे थे। उन्हें देखते ही मैं दरवाज़ा बंद करने लगी। तभी साधु ने कहा, पुत्री, तुम्हारे पति के कारण तुम परेशानी में हो। साधु की बात सुनकर मुझे उन पर विश्वास हो गया। मैंने उन्हें अपनी पूरी कहानी सुना दी। तब साधु ने मेरी समस्या सुलझाने का विश्वास दिलाया। आत्मा ने कहा। फिर आपकी समस्या सुलझी? वृंदा ने पूछा। साधु ने कहा कि अगर मैं खुद को तकलीफ दूंगी तो उतनी ही तकलीफ उस लड़की को भी मिलेगी। साधु की बातों में आकर मैं भूल ही गई कि दर्द देने से दर्द कभी नहीं मिटता। फिर भी मैंने अपने सिर पर पत्थर से चोट की और दूसरे दिन चुपचाप उस लड़की के घर पर जाके देखा तो उसके सिर पर भी चोट थी। मुझे बुखार हुआ तो उसे भी बुखार हुआ। साधु ने कहा, अगर मैं आत्महत्या की कोशिश करूंगी तो वह लड़की भी करेगी और वह मर जाएगी। सोतिया डाह से मैं इतना बौखलाई हुई थी कि मैंने आत्महत्या की कोशिश की। फंदा बनाने और लटकने में साधु ने ही मेरी मदद की। मैं केवल आत्महत्या का नाटक कर रही थी। गलती से स्टूल गिर गया, मैं सच में मर गई। आत्मा ने दुखी भरे शब्दों में कहा। निशा दीदी, इसमें कार्तिक का क्या दोष? उस साधु को कार्तिक ने ही भेजा था। कार्तिक ने ही यह पूरी साजिश रची। मुझे साधु की बातों पर यकीन हो जाए, इसलिए कार्तिक ने खुद से एक दुर्घटना के जरिए उस लड़की के सिर पर चोट लगा दी। गलती मेरी भी थी, जिसकी मुझे तो इतनी बड़ी सज़ा मिली, लेकिन साजिशकर्ता कार्तिक अभी तक स्वतंत्र घूम रहा है। निशा की आत्मा ने कहा।
दीदी आप फिक्र मत कीजिए, आपको न्याय मिलेगा और कार्तिक को दंड, वृंदा ने कहा। वृंदा ने पुलिस को सारी घटना से अवगत कराया। वृंदा की मदद से वह साधु पकड़ा गया। साधु जो कि स्वयं एक हिस्ट्री शीटर था और साधु के वेश में रह रहा था। पुलिस के डंडे पड़ते ही सब कुछ उगल दिया। कार्तिक भी पकड़ा गया। निशा की आत्मा न्याय पाते ही मुक्त हो गई। अपने बेटे की जितनी जिम्मेदारी वृंदा के हाथों में देकर प्रसन्नतापूर्वक दूसरी यात्रा पर निशा हमेशा हमेशा के लिए निकल गई।